अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। पाकिस्तान में अरसा दराज से मशहूर मिठाई की दुकान निराला स्वीट्स ने कैसे अरूज पाया और ये कैसे अपने ज़वाल को पहुंची। एक दौर था जब निराला स्वीट्स की लाहौर में तकरीबन 39 शॉप्स थी, 39 दुकानें थीं। ना सिर्फ लाहौर में, इनकी एक एक दुकान लंदन और दुबई में थी। आप निराला स्वीट्स के नाम से अगर कोई शॉप देखते हैं तो वो उनकी ओरिजिनल दुकान नहीं, निराला स्वीट्स ख़त्म हो चुकी है। आखिर किन वजूहात की बिना पर निराला स्वीट्स ख़त्म हो गई? ये आज की बात नहीं, ये कहानी तब की है जब पाकिस्तान वजूद में आया। उसके साथ ही निराला बेकर्स भी वजूद में आया। ताजदीन कश्मीरी कैसे यहाँ लाहौर आए और किस तरीके से उन्होंने अपने कारोबार को तरक्की की, और वो कौन सी वजूहात थीं कि देखते ही देखते चंद सालों में इनकी कंपनी का नाम ही ख़त्म हो गया। आज की कहानी आप लोग गौर से सुनिएगा, पूरी एंड तक वीडियो देखें, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ निराला बेकर्स, निराला स्वीट्स जिसका एक नाम था वो आज क्यों गायब हो गया। कहानी शुरू होती है तब जब ताजदीन कश्मीरी जब पाकिस्तान बना तो वो लाहौर आए। लाहौर में आकर उन्होंने शॉल बेचने का कारोबार शुरू किया। कश्मीर में तो ये कारोबार उनका 9 से 10 माह चलता था, लेकिन जब वो लाहौर आए, लाहौर में सर्दी 4 माह की पड़ती थी। देखते ही देखते उनके शॉल का कारोबार भी ख़त्म हो जाता। तो उन्होंने देखा और वहाँ पर महसूस किया कि लाहौरिये खाने के शौकीन हैं। उन्होंने सुबह नाश्ते का कारोबार शुरू किया, हलवा पूरी का कारोबार शुरू किया। सुबह वो नाश्ता बेचते, हलवा पूरी बेचते। ना कि सिर्फ हलवा पूरी के साथ साथ उन्होंने चाय का भी काम शुरू किया। उनकी चाय बहुत मशहूर थी। चाय में वो कश्मीर से लाई हुई पत्ती को इस्तेमाल करते थे। ना कि सिर्फ उनकी चाय मशहूर थी, उनकी हलवा पूरी का भी चर्चा होने लगा गिरदोनवा में, और लाहौर में आहिस्ता आहिस्ता उनका नाम होने लगा। सुबह के टाइम उनकी दुकान पर हलवा पूरी का नाश्ता चलता तो शाम को उनके ही हाथों से बनाई हुई देसी घी की मिठाइयाँ चाय के साथ चलती। उनके देसी घी की मिठाई का काम भी चलने लगा और आहिस्ता आहिस्ता उनका नाम लाहौर के इर्द गिर्द भी फैलने लगा। ताजदीन ने अपनी हयात में ही अपना कारोबार अपने बेटे के नाम फ़ारूक अहमद के नाम मुंतकिल कर दिया। फ़ारूक अहमद अपने ख़ानदान का नाम पूरे पाकिस्तान में करवाना चाहते थे। वो अलग अलग मुल्कों के दौरे किया करते थे। वो वहाँ जाकर मुख्तलिफ मिठाइयाँ ट्राई करते और आकर अपने दुकानों में, अपनी बेकर्स में वो वैसे ही मिठाइयाँ तैयार करवाते। उन्होंने 39 से ज़्यादा दुकानें देखते देखते पूरे लाहौर में खोली और इस तरह उनकी मिठाई का कारोबार फैलता चला गया। इनका मशहूर एक किस्सा ये है कि जब इनके मज़दूरों के हाथ चूल्हे पर खड़े खड़े मिठाइयाँ बनाते बनाते जल जाते तो इन्होंने एक लाहौर के सबसे बड़े हकीम से, पुराने हकीम से एक मरहम तैयार करवाया जो अपने मज़दूरों को फ्री देते। और ये नहीं, उन्होंने ये मरहम लोगों में भी बांटना शुरू किया फ़ी सबीलिल्लाह, और इस तरीके से इनकी सखावत लोगों के दिलों में घर करती गई और फ़ारूक साहब की इज़्ज़त बढ़ती चली गई। 80 की दिहाई में फ़ारूक अहमद की तबीयत ख़राब रहने लगी। उन्होंने भी अपने बाप की तरह अपनी हयात में ही अपना कारोबार फ़ैसल फ़ारूक को मुंतकिल कर दिया, जो कि उनके बड़े बेटे थे। अपने निराला बेकर्स फ़ैसल फ़ारूक को मुंतकिल कर दी। इनका पूरे का पूरा ख़ानदान ही इसी में काम करता था, लेकिन फ़ैसल फ़ारूक ख़ानदान की तीसरी नस्ल में से थे जो कि इसके मालिक बने। ये वो दौर था जो सिर्फ 20 साल की उम्र में ही फ़ैसल फ़ारूक को इतना अरूज बख्शा जो किसी स्वीट्स हाउस को नहीं बख्शा गया। तरक्की होती चली गई, बेकर्स बढ़ती चली गई, उनका कारोबार बढ़ता चला गया। फ़ैसल फ़ारूक को बहुत ज़्यादा शौक़ था कि दूसरे कारोबार में भी इन्वेस्ट करें। उनको शौक़ था दूसरे लोगों से मिलने का, दूसरे कारोबार में इन्वेस्टमेंट करने का। उन्होंने बहुत सारे अलग अलग कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स भी कर रखी थी। उनको दिलचस्पी हुई डेयरी के काम में। उन्होंने डेयरी का काम शुरू किया। फ़ैसल फ़ारूक की सबसे बड़ी गलती यही थी और इनका सबसे बड़ा गलत फ़ैसला ही यही साबित हुआ। वो नेस्ले की तरह अपनी कंपनी को बड़ा करना चाहते थे। एक ऐसी डेयरी नेस्ले की तरह खोलना चाहते थे, ऐसी कंपनी खोलना चाहते थे जिसका नाम पूरे पाकिस्तान में हो। ये कंपनी बहुत बड़ी थी, इसमें मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें तैयार होती। ये जितनी बड़ी कंपनी थी उसकी इन्वेस्टमेंट भी उतनी ही ज़्यादा होती, उतना ही पैसा चाहिए था इसके इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन उन्होंने पहले ही अपना बहुत सारा पैसा दूसरे कामों में इन्वेस्ट कर रखा था, तो इतनी बड़ी कंपनी खोलने के लिए उनके पास अभी इतना
पैसा मौजूद नहीं था कि वो एकदम से अपनी फैक्ट्री में इन्वेस्ट कर देते। यहाँ से शुरू होता है निराला का डाउनफॉल, निराला का ज़वाल शुरू होता है। फैसल को ये पता था कि उनके पास अभी इतना पैसा नहीं है, लेकिन उनको ज़िद थी, उनका शौक़ था कि वो अपना इस कारोबार को आगे तक लेके जाएंगे। वो नेस्ले की तरह अपनी कंपनी को बढ़ाते चले जाएंगे। लेकिन नेस्ले चूँकि एक बहुत बड़ी कंपनी है, उस पे मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हुई होगी, लेकिन इनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं थी। फैसल फ़ारूक ने क्या किया, बैंक ऑफ पंजाब में कर्ज़ा अप्लाई कर दिया, जहाँ से इनका ज़वाल शुरू होता चला गया। बैंक ऑफ पंजाब ने इनको फैक्ट्री के लिए इनका कर्ज़ा भी मंजूर कर लिया। आखिर क्यों ना कर्ज़ा मंजूर होता, इन्होंने इस भारी रकम के एवज़ अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टी गिरवी रख दी। इन्होंने उस वक्त 2004 में तकरीबन 1.5 अरब का कर्ज़ा लिया बैंक ऑफ पंजाब से। अगर वो देखा जाए आज के ज़माने से 4 से 5 अरब रुपए का कर्ज़ा बनता है। बैंक ऑफ पंजाब ने बहुत जल्दी इनका कर्ज़ा भी मंजूर कर लिया, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी इनके पास गिरवी थी। फैसल फ़ारूक को यकीन था कि वो बैंक ऑफ पंजाब से लिया हुआ कर्ज़ा लौटा देंगे और उनका डेयरी का काम परवान चढ़ेगा। उन्होंने फैसलाबाद से उकाड़ा जाने वाली रोड पर अपनी निराला डेयरी के नाम से एक फ़ैक्ट्री खोली और निराला डेयरी का ही इसको नाम दिया। फैक्ट्री के आगाज़ में ही कंपनी खसारा में जाने लगी। ये वो दौर था जब डेयरी का कारोबार नुकसान में जा रहा था, हर कंपनी नुकसान में जा रही थी, तो ये एक नई कंपनी भला कैसे मुनाफे में जा सकती थी। सब रिश्तेदार दोस्तों ने समझाया कि फ़ैक्ट्री को बेच दे, लेकिन इस पर भूत सवार था। इसने फ़ैक्ट्री नहीं बेची और इसका डाउनफॉल और ज़वाल शुरू होता चला गया। निराला बेकरी से आने वाली, निराला स्वीट से आने वाली जितनी भी कमाई थी, वो बैंक ऑफ पंजाब के सूद में ही चली जाती और बहुत सारी जगह इन्होंने कर्ज़े और भी ले रखे थे कि इनका कारोबार चल पड़े, लेकिन इनका कारोबार नहीं चढ़ा। उन्होंने कर्ज़े हासिल करने के लिए अपनी बेशुमार जायदाद गिरवी रख दी, जिनमें हफीज़ सेंटर और मून मार्केट में दर्जनों दुकानें थीं। हफीज़ सेंटर और मून मार्केट की दुकानों की कीमत आज लाखों करोड़ों में है। इसके अलावा उन्होंने मुल्तान रोड पर कई कनाल अराज़ी भी गिरवी रख दी और लाहौर वारिस रोड पर फैक्ट्रियां भी जो शामिल थीं इसमें, वो भी कर्ज़े में चली गई। कर्ज़ा तो एक तरफ, वो कर्ज़ा का सूद तक नहीं अदा कर सके और कर्ज़ा का सूद अदा करते करते वो इस कदर डिप्रेशन का शिकार रहने लगे कि एक रात वक्त ऐसा आया कि उन्होंने अपनी गाड़ी से एक नौजवान को कुचल डाला। यहाँ से इनकी परेशानी का दौर शुरू होता चला गया। परेशानी का दौर था कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। नौजवान की मौत ने इनको मज़ीद मुश्किलात में डाल दिया। हालात संभलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ना ही उस नौजवान की फैमिली किसी मामला को तय करने के लिए राज़ी थी। इनको एक बहुत बड़ी भारी रकम के एवज़ उनकी फैमिली के साथ मामला तय करना पड़ा और आहिस्ता आहिस्ता ये मामला ख़त्म हुआ। लेकिन उससे पहले उनको 10 दिन के लिए जेल भी जाना पड़ा। जेल से निकलने के लिए ही इनको, इनकी फैमिली को भारी रकम अदा करनी पड़ी। 2014 का साल इनके लिए बहुत बुरा साबित हुआ। इनकी कंपनी से लोग दूर होने लगे, मुलाजमीन दूसरी जगह पर रुखसत होने लगे और म्यार भी मिठाई का ख़त्म होने लगा। आहिस्ता आहिस्ता इनकी कंपनी का नाम ख़त्म होने लगा और इनकी एक फैक्ट्री को भी सील कर दिया गया। तब फैसल बाहर के मुल्क मौजूद थे। इनका नाम ECL में डाल दिया गया और इसको भगोड़ा करार दे दिया गया। फैक्ट्री बैंकरप्ट होगी और सील कर दी गई। फैसल फ़ारूक का नाम ECL में डाल दिया गया। घर के हालात इतने बुरे हो गए कि घर का ख़र्चा चलाने के लिए, घर की दूसरी ज़रूरियात पूरी करने के लिए इनके बेटों को नौकरी करनी पड़ी। फैसल फ़ारूक के ज़िद की वजह से इनके ख़ानदान का भी कोई फ़र्द इनकी मदद को ना आया। हालात यहाँ तक आ पहुँचे कि महलों में रहने वाले अब चंद केनाल या चंद मरले के घर में रहने के लिए मजबूर हो गए और कोई फ़र्द, कोई दोस्त, कोई इन्वेस्टर इनकी मदद को ना आया। लोग आहिस्ता आहिस्ता इनसे दूर होते चले गए। फैसल फ़ारूक की एक गलत ज़िद और एक गलत फ़ैसले की वजह से निराला स्वीट्स का नाम ही ख़त्म हो गया। निराला बेकर्स का नाम ही इस दुनिया से ख़त्म हो गया। तो आज की वीडियो से हम लोग ये सीखते हैं कि हमेशा अपने बड़ों से कामयाबी के गुर सीखें, उस पर अमल करें, उनके तजर्बे से सीखें। फैसल फ़ारूक की तरह गलत फ़ैसले मत करें।
کامیابی کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ کامیابی کے پیچھے سب سے زیادہ اہم کردار خوش اخلاقی کا ہوتا ہے۔ مشکل سے مشکل حالات میں خوش اخلاقی کا دامن نہ چھوڑیں۔ دینی کہاوت ہے کہ جس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں وہ انسان دکان بھی نہ کھولے۔ اپنے اخلاق کو بہتر رکھیں، خوش اخلاق رہیں۔ کاروبار میں کامیاب ہونے کے لیے چاہیے کہ کسی ایک پروڈکٹ پر کام کریں، کسی ایک چیز کو کامیابی سے کامیاب طریقے سے مارکیٹ میں لائیں۔ باقی چیزوں کی جگہ خود بخود ہی مارکیٹ میں بن جاتی ہے، اور قدرت مستقل مزاج اور محنتی انسان پر ضرور مہربان ہوتی ہے۔ ذات خداوند کبھی محنت ضائع نہیں کرتی۔ محنت کریں، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ فیصل فاروق نے بہت سارے کاموں میں انویسٹمنٹ کی، بہت سارے کاموں کے شوق نے اس کے ایک کام کو بھی پروان نہ چڑھنے دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا سارا کچھ ختم ہو گیا۔ تو اس لیے آپ لوگ بھی صرف ایک کام پر محنت کریں اور اس کو دلچسپی کے ساتھ پروان چڑھائیں۔ آپ لوگوں کو امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو شیئر کریں، لائک کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہے تو یہ چینل ہے۔ میں ڈسکرپشن باکس میں اپنے انسٹاگرام پیج کا بھی لنک مینشن کر دوں گی، میرے انسٹاگرام پیج کو بھی فالو کریں۔ تھینک یو۔